The central government has announced the conferment of the Padma Shri Award on 8 distinguished individuals from Uttar Pradesh, including Hriday Narayan Dikshit, the former Speaker of the UP Assembly and a renowned national thinker and writer. Hriday Narayan Dikshit expressed great pride in receiving this prestigious honor, which recognizes his contributions to literature and writing. He attributed his inspiration for this achievement to the Prime Minister of India as well as the country's rich culture, traditions and the youth. On this occasion, Hornbill TV had an exclusive conversation with Hriday Narayan Dikshit. Let's have a look at this report. पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जो लेखन को सम्मान मिला है लेखनी का पद्मश्री के रूप में, क्या कहना चाहेंगे इस सम्मान को लेकर? और लिखना चाहेंगे इस सम्मान के बाद? जी नहीं, जो सम्मान मिला है इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहते हैं? जो सम्मान केंद्र सरकार की तरफ से मिला है पद्मश्री के रूप में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? किसी की कोई भी उपलब्धि व्यक्ति की, पढ़ाई की हो, चाहे लिखाई की हो, चाहे अभिनय की हो, चाहे खेती की हो, युद्ध हो, इस उपलब्धि में केवल उसका ही काम, उसके ही काम को हम श्रेय नहीं दे सकते। कोई छोटा सा बच्चा पैदा होता है, घर के लोग पालन पोषण देते हैं, फिर वो समाज के रीति रिवाज को देखता है, उनका पालन करता है, फिर समय समय विश्वविद्यालय जाता है, फिर आंदोलित होता है, तमाम काम करता है। तो ऐसे ही उसका सारा विकास, उसका सारा ज्ञान, ये उसकी उपलब्धि नहीं है। हम जो आपसे आज बैठे बात कर रहे हैं, तो ये हमारे अपने परिश्रम का, हमारे अपने प्रयत्नों का परिणाम नहीं है। पूरा भारतीय समाज, पूरे आप सब लोग, पूरा हमारे पूर्वज ऋषि, पुरानी ज्ञान परंपरा, ये सब एक सूत्र में आते हैं तो कहीं कोई दिखाई पड़ता है कि चीज़ चमकी है, प्रकाशित हुई। मैं ऐसा मानता हूँ कि इसमें हमारा योगदान बहुत कम है, और देश के समाज का, पूर्वजों का, अग्रजों का, जहाँ हमने पढ़ाई की, उनका, आप सबका जो प्रतिष्ठित करते हैं हमको, तो इन सबका जो स्नेह आशीष है, उसका परिणाम है ये। जो लेखन हुआ है, लेखन के प्रति ये कहाँ से इतनी ऊर्जा मिलती है? क्या आपको वाकई में अभी और भी आप लिखना चाहते हैं? बिल्कुल लिख रहे हैं। लिख रहे हैं, और इसी महीने हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब आई है। ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ये तो आपने कहा कि हमारे पूर्वजों का, हमारे साथियों का, पत्रकारों का, सबका साथ होता है, सबका आशीर्वाद मिलता रहता है, और यही वजह है कि 5,500 से ज़्यादा आपके जो किताबें हैं, लेख हैं, सब छप चुके हैं। ऊर्जा कहाँ से मिलती है? कैसे, किसको मानते हैं आप? भारतीय समाज से मिलती। भारतीय संस्कृति उल्लास धर्म है। हमारे जो त्यौहार भी होते हैं, वो भी अकेले का परिणाम नहीं है। आप एक त्यौहार देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा संगमन है ये प्रयागराज का कुंभ। तो दुनिया के सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। बात क्या है? कोई तो चीज़ इस भारत की धरती में है, कोई सुगंध है जो हम नहीं जान पा रहे हैं और बहुत लोगों को मिल रही, कोई ऐसी बात है इस धरती पर कि गंगा के किनारे मेला लगता है, लाखों लोग आ जाते हैं, तो कोई बात है। और ये बात वैदिक ऋषियों से लेकर अब तक है कि हम दुनिया के विरल और विशिष्ट समाज हैं, और लगातार आत्मनिरीक्षण भी कर रहे हैं हम लोग। और ये जो मुझे सम्मान दिया गया है, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, तो ये उन्हीं जीवन मूल्यों को समान है। मैं तो सबके साझे से इस स्थिति में हूँ। यानी आप कहना चाह रहे हैं जैसे महाकुंभ में कोई ना कोई अदृश्य शक्ति है जो करोड़ों लोगों को समाहित कर रखे, तो इसको अपने जो लेखन के प्रति जो मिला है, ये क्या मानते हैं कोई अदृश्य शक्ति आपके पीछे है जो आपको जो प्रेरणा देती है लिखने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लिखें? अभी आप महाकुंभ को लेकर ये बात कही है। अदृश्य शक्ति की व्याख्या हम नहीं कर सकते, लेकिन संसार का कुछ भाग ऐसा है जो ज्ञात हो चुका है, उसे हम कहेंगे ज्ञात। बड़ा भाग ऐसा है जिसे हम नहीं जानते, तो अज्ञात कहते हैं। और जब धीरे धीरे उसको भी जान जाएंगे तो अज्ञात ज्ञात का हिस्सा बन जाएगा। ऐसे ही दो शब्द और हैं, ज्ञेय और अज्ञेय। किसी को, किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को, किसी विषय को, किसी विचार को हम समझ लेते हैं, तो ये हुआ ज्ञेय। और अज्ञेय जिसे हम जाना नहीं जा सकता। तो भारतीय चिंतन में दोनों की महिमा है, जो नहीं दिखाई पड़ता उसकी, और जो दिखाई पड़ता है उसकी। भौतिकवादी विचारधारा में जो दिखाई पड़ता है उसे ही माना जाता है, जो अदृश्य नहीं दिखाई पड़ता उसे नहीं माना जाता। लेकिन हमारे यहाँ अनेक विचार ऐसे हैं कि जो अदृश्य है उसको भी जानना चाहिए। आखिरकार उसकी क्षमता क्या है, वो प्रकट क्यों नहीं हो रहा? सबको आनंदित करता है, सबका भाग्य लिखता है, लेकिन वो स्वयं प्रकट नहीं होता।
तो प्रकट ना होना इससे छोटा नहीं हो जाएगा। सर जैसे कि हम लोग भी 18-19 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको विधानसभा अध्यक्ष के रूप में देखा, पत्रकार के रूप में देखा, प्रवक्ता के रूप में देखा, आपकी लेखनी देखी है, लेकिन धीरे धीरे जो युवा वर्ग है वो लेखनी जो पहले वक्त हुआ करती थी उस दौर में, वो लेखनी धीरे धीरे गायब होती जा रही है। इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं युवाओं को, जो नई पीढ़ी आ रही लेखन के प्रति, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले युवाओं की बात करते हैं। हमारा उनके प्रति प्रेम भाव, स्नेह भाव ऐसा मैं व्यक्त करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि आप सारी दुनिया का ज्ञान प्राप्त करिए। पुराना ज़माना नहीं कि लोग कहते थे कि नदी पार न जाना, समुद्र पार न जाना, और ज्ञान का क्षेत्र बढ़ा है, ज्ञान की क्षमता बढ़ी है, और इसलिए जो भारत में ज्ञान परंपरा रही है उसकी तरफ ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। और भारत की ज्ञान परंपरा में भारत का ज्ञान विज्ञान, भारत का दर्शन, ये सब समाहित रहे हैं। हम आधुनिक भारत को चाहते हैं कि वो दुनिया का सबसे बड़ा आचार्य गुरु बने। हम चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हों जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में। इस सब के लिए युवा को तैयार रहना चाहिए, और युवा वास्तव में भारत का तैयार है। अब उसे कोई पीछे नहीं कर सकता, इसलिए कि जो ज्ञान परंपरा है उसी आधार पर देश का रास्ता आगे तय हो रहा। देखिए, बहुत बड़ी बात की है, युवाओं के लिए एक मैसेज दिया है जिसको आपने सुना है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।